जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 8 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 14 में है ध्वनि, साउंड। तो इसका जो एक भाग था उसको हम पहले ही पढ़ चुके थे। उसमें हमने जाना था कि ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। साथ ही हमने उससे जुड़े कुछ क्रियाकलाप भी किए थे और ध्वनि को विस्तार से जाना था। इसके साथ ही हमने जल तरंग के बारे में जाना था और मानव के वाक यंत्र के बारे में भी अध्ययन किया था। तो इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। तो जब आप कुछ दूरी पर खड़े अपने मित्र को पुकारते हैं तो आपके मित्र के पास आपकी आवाज पहुंच जाती है। ऐसा होता होगा कि जब आपको अपने मित्र को बुलाना होता है तो आप दूर से ही उसे बुला लेते हैं और उस तक वो आवाज पहुंच जाती है और वो आपकी आवाज भी सुन लेता है। तो उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंचती है? वो आपसे दूर रहता है लेकिन फिर भी आपकी आवाज उस तक कैसे पहुंचती है? तो जो ध्वनि है वो वायु में संचरण करता है। तो उसको हम आगे जानेंगे। ध्वनि का वायु में संचरण, तो इसको हम क्रियाकलाप 5 के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्रियाकलाप 5। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? आप एक प्लास्टिक का बोतल लीजिए। बोतल के निचले आधे भाग को काटकर हटा दीजिए। तो जो बोतल का निचला भाग है उसको भी आप काटकर हटा देंगे। देखिए इस चित्र में दिख रहा है, इस तरह से आपको बनाना है। एक बोतल लेंगे, ये बोतल लिया आपने, उसका निचला भाग आप काटकर हटा देंगे। फिर एक चकती लगाएंगे और उसको मोम से सील कर देंगे। देखिए इसमें दोनों चित्र में दिखाया गया है। तो ये किस तरह से कार्य कर रहा है उसको आगे हम समझेंगे। तो चित्र के अनुसार क्या दिख रहा है? इसमें एक मोबाइल फोन रखेंगे। फिर पहला स्थिति में क्या दिख रहा है कि बोतल का जो निचला भाग है चकती लगा हुआ, उसमें मोम से सील किया हुआ ताकि उसमें हवा ना जा सके। अब क्या करेंगे? मोबाइल को रिंग करेंगे तो जो घंटी की ध्वनि है वो सुनाई पड़ती है। लेकिन दूसरी स्थिति में क्या अंतर दिख रहा है? इसमें एक कॉर्क लगा हुआ है और यहाँ एक पाइप लगा हुआ और इस पाइप की सहायता से बोतल के अंदर जितनी वायु है उसको निकाल लिया जाएगा। इसके बाद जब टेलीफोन को रिंग किया जाएगा, मोबाइल को रिंग किया जाएगा, तो शुरू में तो उसकी ध्वनि थोड़ी सुनाई देगी लेकिन बाद में उसकी ध्वनि सुनाई नहीं देगी। घंटी की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। तो क्या कारण है? आगे फिर उसको विस्तार से जानते हैं। तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। तो अब क्या करेंगे? बोतल ले लिया, उसको काट लिया, चित्र में आपने देखा। तो अब बोतल में एक मोबाइल एक चकती पर रख दीजिए तथा उसे बोतल के ऊपरी भाग से ढक दीजिए और चकती एवं बोतल के कोर के बीच मोम लगा दीजिए ताकि वायु जो है वो बाहर से भीतर प्रवेश ना कर सके और वायु भीतर से भी बाहर नहीं आ सके, मतलब उसमें वायु ना जा सके। तो आप अपने मित्र से मोबाइल पर किसी दूसरे फोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए, रिंग करने के लिए कहिए और मोबाइल घंटी की ध्वनि को आप सुनिए। तो ध्वनि जो है वो स्पष्ट सुनाई देती है। पहली स्थिति में वो स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। तो अब क्या करना है? अब बोतल के मुंह में निकासी नली युक्त एक कॉर्क लगा दीजिए जैसा ऊपर चित्र में आपने देखा और निकासी नली द्वारा वायु चूसक पंप के माध्यम से जो बोतल के अंदर वायु है उसको धीरे धीरे आप निकाल लेंगे ताकि बोतल के अंदर वायु ना रहे। ऐसा करने पर मोबाइल घंटी की जो ध्वनि है वो धीरे धीरे धीमी हो जाती है। अब बोतल की वायु लगभग निकल जाती है, तब मोबाइल घंटी की जो ध्वनि है लगभग सुनाई ही नहीं देती है। तो जब वहां से वायु को निकाल लिया जाता है तब जो मोबाइल का घंटी बज रहा है वो और सुनाई नहीं देता है। अब बोतल के मुंह से निकासी नली युक्त कॉर्क को हटा दीजिए। तो पहले उससे वायु निकाल लिया और उसमें मोबाइल को रिंग किया। तो शुरू में जब तक वायु था तब तक वो सुनाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही पूरे वायु को निकाल लिया गया बोतल के अंदर से, मोबाइल का रिंग और सुनाई नहीं देता है।
अब क्या करना है, जो बोतल के मुंह में जो निकासी नली है और जो कॉर्क लगा हुआ है उसको हटा लेंगे तो मोबाइल घंटी की ध्वनि फिर से सुनाई पड़ने लगेगी। तो जैसे ही कॉर्क को हटा लेंगे बोतल के मुंह से, जो मोबाइल का रिंग हो रहा था वो फिर से सुनाई देने लगेगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? तो बोतल में वायु की मात्रा कम होने और मोबाइल घंटी की ध्वनि कम होने में क्या कोई संबंध है? जब वायु को निकाल दिया जा रहा है तो ध्वनि भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो इन दोनों के बीच जरूर कोई संबंध है। यदि आप बोतल में से पूरी वायु बाहर निकाल दीजिए तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाएगा। तो जैसे जैसे वायु कम होता जाएगा रिंग भी कम होता जाएगा, लेकिन जब पूरा वायु निकाल देंगे तो क्या होगा, बिल्कुल भी ध्वनि सुनाई नहीं देगा। किसका? मोबाइल का। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि ध्वनि के एक जगह से दूसरे जगह जाने में, मतलब उसके संचरण के लिए कोई माध्यम होना चाहिए। जैसे यहाँ क्या माध्यम है? वायु माध्यम है। तो इससे प्रमाणित होता है कि वायु को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए संचरण के लिए क्या आवश्यक है? माध्यम आवश्यक है। अर्थात जहाँ हवा होगा वहाँ जो ध्वनि है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं निर्वात। तो निर्वात क्या होता है? तो जब बोतल में से वायु पूरी तरह से निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बोतल में निर्वात है। तो ऐसा स्थान जहां पर बिल्कुल भी वायु नहीं है उसे निर्वात कहते हैं। तो यह स्थिति किसी बर्तन के लिए हो सकती है। जब बर्तन में निर्वात है तो ध्वनि तनिक भी सुनाई नहीं देता है, अर्थात ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकता है। उसको संचरित होने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो हमने अभी देखा कि ध्वनि का वायु में संचरण किस तरह से होता है। अब हम जानेंगे कि ध्वनि का द्रव्य में संचरण। तो संचारण किस तरह से होता है ध्वनि का, देखेंगे द्रव्य में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ प्रयोग करेंगे। तो क्या करना है, एक बाल्टी में 3/4 पानी लीजिए। तो एक जो बाल्टी लेंगे उसमें 3/4 पानी भर देंगे। पानी के अंदर 2 पत्थरों को आपस में रगड़िए और बाल्टी के भीतरी सतह से क्या करेंगे, भीतरी सतह में जो बाल्टी है उसके अंदर क्या करेंगे, 2 पत्थर को लेंगे और आपस में रगड़ेंगे और बाल्टी का जो बाहरी सतह है उस पर कान लगाकर कान को सटाएंगे और सुनने का कोशिश करेंगे। क्या आपको पत्थर रगड़ने की आवाज सुनाई देती है? तो ये आसानी से आप घर में कर सकते हैं। एक बाल्टी में पानी लीजिए, उसमें 2 पत्थर लीजिए, आपस में रगड़िए और अपने कान को बाल्टी में सटाकर सुनिए। क्या बाल्टी से कान हटा लेने पर पत्थर रगड़ने की आवाज सुनाई देती है? तो आप इसको करके देखेंगे तो आपको सुनाई देती है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो इस क्रियाकलाप से यह स्पष्ट होता है कि जो ध्वनि है वो पानी से होकर भी संचरित होती है। तो ये कैसे समझेंगे कि ध्वनि पानी से होकर संचरित होती है? क्योंकि जब हम उसमें पत्थर को रगड़ेंगे तो हमको पत्थर के रगड़ने की आवाज आएगी। तो इससे क्या पता चलता है, पानी में भी जो ध्वनि है वो संचरित होती है। तो आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि व्हेल तथा जो डॉल्फिन है ये पानी में पाए जाते हैं। तो जल के अंदर संदेशों का जो आदान प्रदान है वो किस प्रकार कर पाते हैं, और जो अन्य जल में रहने वाले जीव हैं वे भी जल के अंदर क्या करते हैं, संदेशों का आदान प्रदान ठीक इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो जितने भी जीव जल के अंदर रहते हैं, मछलियां या फिर और भी जो जीव हैं जैसे व्हेल हुआ, डॉल्फिन हुआ, तो वे लोग भी एक दूसरे को कोई सूचना देने के लिए कोई ना कोई संकेत का प्रयोग करते हैं। तो वो भी इसी माध्यम से ही करते हैं। तो आइए पता लगाएं कि क्या ध्वनि ठोसों में से भी गमन कर सकती है। तो अभी तक हमने जाना कि वायु में ध्वनि गमन करती है और द्रव्य में भी जो संचरण करती है। तो अब हम जानेंगे कि ये ठोस में भी संचरण करती है कि नहीं। तो अब देखते हैं ध्वनि का ठोस माध्यम में संचरण। तो क्रियाकलाप 5 को देखते हैं। धातु की एक लंबी छड़ लेंगे, धातु का एक छड़ लेंगे और उसके एक सिरे पर अपने कान को
सटा कर रखेंगे, क्योंकि हमको सुनना है। क्या सुनना है? तो जो ध्वनि वहां से उत्पन्न दूसरा आपका मित्र करेगा तो उसको आपको सुनना है। तो अपने मित्र को छड़ के दूसरे सिरे को धीरे से खरोचने को कहिए। तो एक लंबा सा छड़ लेंगे, एक सिरे पर आप कान रखेंगे और दूसरे सिरे पर उसको खरोचने को कहेंगे आपके मित्र को। क्या आपको खरोचने की ध्वनि सुनाई देती है? तो इस क्रियाकलाप को अपने मित्र से करने के लिए कहिए। पहले आप करेंगे, फिर आपके मित्र को करने के लिए कहेंगे। तो मित्रों से पूछिए कि क्या वे भी खरोचने की ध्वनि सुन पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है ना कि एक मित्र क्या कर रहा है, कान में लगाया हुआ है छड़ को, और दूसरा मित्र खरोच रहा है। तो ध्वनि धातु के छड़ में संचारित होते हुए, तो इस तरह से जो ध्वनि है ठोस में भी संचारित होती है। अब हम क्रियाकलाप 6 को देखते हैं। तो आप अपने विद्यालय के हॉल में रखी लकड़ी की किसी लंबी मेज से एक सिरे पर अपने कान को रखिए। तो एक मेज जो है आपका स्कूल में, तो उसमें क्या करेंगे, एक सिरे पर अपने कान को लगाएंगे और अपने मित्र से मेज के दूसरे सिरे को धीरे से खरोचने को कहेंगे। तो आपका जो मित्र है वो दूसरे सिरे को धीरे से खरोचेगा। तो क्या आप खरोचने की ध्वनि सुन पाते हैं? तो इस क्रियाकलाप को अपने मित्र को भी करने के लिए कहिए और मित्र से पूछिए कि क्या वे भी खरोचने का जो ध्वनि है उसको सुन पा रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो ध्वनि है वो ठोस से भी संचरित हो रही है। तो ध्वनि ठोस पदार्थों में संचरित होते हुए, देखिए यहाँ पे एक बच्चा क्या कर रहा है, कान में लगाया हुआ है और दूसरा बच्चा दूसरे सिरे से खरोच रहा है। तो आपने अनुभव किया कि ध्वनि का जो संचरण है वो धातु या लकड़ी में हो सकती है और इससे प्रमाणित होता है कि ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। तो आइए इसके लिए हम एक मनोरंजक क्रियाकलाप करते हैं। तो चलिए एक क्रियाकलाप करते हैं और ये जो क्रियाकलाप है इसको आप ध्यान से सुनेंगे और इसको अपने घर में करने का भी कोशिश करेंगे। तो अभी हम क्रियाकलाप 7 को देखते हैं। टीन के 2 खाली डिब्बे लीजिए। तो 2 टीन का डिब्बा लेना है खाली, और डिब्बे के जो पेंदी है उसमें छेद कर दीजिए। तो उसके जो निचला भाग है उसमें छेद कर देंगे और एक डोरी के एक सिरे को एक डिब्बे के छेद में घुसाकर क्या करेंगे, एक गांठ लगा देंगे और डोरी के दूसरे सिरे को दूसरे डिब्बे के छेद में घुसाकर गांठ लगा देंगे। तो 2 डिब्बा लेंगे और दोनों का जो निचला भाग है वहां छेद बना लेंगे और एक डोरी को पहले डिब्बे में डालेंगे और उसको एक गांठ लगा देंगे और फिर उसका जो दूसरा सिरा है डोरी का उसको दूसरे डिब्बे में डालकर उसमें भी गांठ लगा देंगे। तो एक डिब्बे को अपने कान में सटाएंगे। तो एक डिब्बा लेंगे और उसको अपने कान में सटा कर रखेंगे और जो दूसरा डिब्बा है उसको अपने मित्र को बोलने के लिए कहेंगे। तो दूसरे डिब्बे में आपका मित्र बोलेगा और एक डिब्बे में आप क्या करेंगे, एक डिब्बे को अपने कान में लगा के रखेंगे। तो क्या आप अपने मित्र की ध्वनि को सुन पाए? तो क्या आप कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी संचरण कर सकती है? तो ये जो क्रियाकलाप है बड़ा ही मजेदार है। ये खिलौने वाला टेलीफोन है, इसको आप खुद भी बना सकते हैं घर में। 2 डिब्बा लेंगे, डोरी लगाएंगे, दोनों तरफ गांठ लगाएंगे और कुछ दूरी पर दोनों खड़े हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे तो आपका मित्र सुनेगा और जब आप सुनेंगे तो आपका मित्र बोलेगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं और इसमें जब आप बात करेंगे तो आपको एक दूसरे की आवाज सुनाई देगी। तो उपयुक्त जो क्रियाकलाप है उससे आपने जाना कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती है और ध्वनि का संचरण वायु, द्रव्य, ठोस तीनों तरह के माध्यम में होता है। तो हमने यहाँ क्या जाना कि जो वायु है वो द्रव्य में भी संचरित होती है और ठोस में भी संचरित होती है और वायु में भी, मतलब ठोस, द्रव्य और गैस तीनों में वो संचरित होती है। कौन? ध्वनि। तो ध्वनि किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। तो हम ध्वनि को अपने कानों से सुनते कैसे हैं? ध्वनि तो कैसे उत्पन्न होता है, किस किस माध्यम से हम सुन सकते हैं?
किस किस माध्यम में वो संचरित होती है वो भी हमने जाना। तो अब हम जानेंगे कि हम अब जो ध्वनि को अपने कानों से सुनते कैसे हैं। वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। तो कान के बाहरी भाग की फैनल जैसी होती है। तो आप अपने कान को ध्यान से देखिए, तो उसका जो बाहरी भाग होता है वो कैसा होता है, कीप के तरह होता है। तो जो कीप क्या होता है, जिसमें तेल को डालने के लिए एक कीप होता है, जिसमें तेल को डालकर बोतल में डाला जाता है। तो जब ध्वनि किसी ध्वनि स्रोत से आपके कान में प्रवेश करती है तो यह एक नालिका से गुजरती है। तो ऊपर में क्या है, एक कीप जैसा है आपके कान के, और जब अंदर देखेंगे तो क्या है, एक नली जैसा अंदर तरफ जाता है। तो जब ध्वनि आता है तो वो कीप से होते हुए उस नलिका में प्रवेश करता है, और नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली मजबूती से तनित होती है, और जो हमारा कान का पर्दा होता है उस नाली को पार करने के बाद एक पर्दा होता है, झिल्ली होता है, और वो तना हुआ होता है। और इन तनित झिल्ली को कर्णपटह कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्णपटह। तो कर्णपटह के कार्य को जानने के लिए एक प्लास्टिक के डिब्बे का एक कर्णपटह बनाइए। तो ये जो कान का जो पटल है वो किस तरह से कार्य करता है उसके लिए एक क्रियाकलाप करेंगे और फिर उसको समझेंगे। तो क्रियाकलाप 8 को करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक प्लास्टिक का डिब्बा लेंगे और इसके दोनों सिरे को हम काट देंगे। प्लास्टिक का डिब्बे का दोनों सिरा काट देंगे, एक सिरा तो खुला रहता है, उसका दूसरा सिरा भी काट लेंगे, और इसके एक सिरे पर एक रबर के गुब्बारे को तानिए। तो एक रबर का जो गुब्बारा है उसको एक सिरे पर लगा देंगे टाइट से, और इसे एक रबर बैंड से कस देंगे और रबर बैंड से टाइट कर देंगे, और तनित गुब्बारे के ऊपर अन्न के कुछ दाने रखेंगे। तो जहां गुब्बारों को तान कर रखेंगे और गडर लगाएंगे, रबर बैंड लगाएंगे, तो उसके ऊपर कुछ अन्न के दाने, तो चावल या फिर गेहूं का दाना आप रख सकते हैं। अब अपने मित्र से डिब्बे के खुले सिरे पर कुछ बोलने के लिए कहिए, और जो सिरा खुला हुआ, दूसरा सिरा खुला हुआ है डिब्बे का, तो उसमें आप अपने मित्र से कहिए कि उससे वो कुछ कहे। तो आप देखें कि अन्न के दानों का क्या होता है, अन्न के दाने गुब्बारे पर क्यों उछलते हैं। देखिए यहाँ चित्र में दिख रहा है, ये आपका दोस्त है प्लास्टिक के डिब्बे का कर्णपटह। तो वो क्या कर रहा है, जो प्लास्टिक का डिब्बा है उसके दूसरे सिरे से वो बोल रहा है, और ऊपर के सिरे में क्या लगा है, ये गुब्बारा लगा हुआ है और उसके ऊपर दाना रखा हुआ है। तो जब आपका मित्र दूसरे सिरे से बोलता है तो जो ऊपर रखा दाना है वो कंपित होता है, वो कांपता है, ऊपर नीचे होता है। तो जो कर्णपटह है वो भी एक मजबूत तनित रबर की जो झिल्ली है उसी के समान ही होता है। तो वो भी उसी तरह का एक पर्दा जैसा होता है, तना हुआ। ध्वनि के कंपन के कारण कर्णपटह कंपित होते हैं। तो जब भी ध्वनि वहां पहुंचता है नली से होते हुए कर्णपटह तक, तो वहां वो कंपित होता है, और कर्णपटह इन कंपनों को आंतरिक कर्ण में भेज देता है। जब वहां कंपन होता है कर्णपटह में, तो वो उसको अंदर का जो कर्ण है, आंतरिक कर्ण है, वहां भेज देता है। और आंतरिक कर्ण में एक प्रकार का द्रव्य तथा तंत्रिका कोशिका है। तो वहां क्या होता है, एक तरह का द्रव्य होता है या फिर उसको क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका होता है। तो वहां उसको भेज देता है, और जिसका संबंध मस्तिष्क से रहता है। तो जिसका संबंध किससे बना रहता है, हमारे जो मस्तिष्क है उससे बना रहता है। और आंतरिक कर्ण के में पहुंचे जो कंपन होते हैं उनसे ये द्रव्य कंपन करने लगते हैं। तो उसमें जो द्रव्य भरा रहता है और तंत्रिका कोशिकाएं रहती हैं वे कंपन को अनुभव करती हैं, और जब आंतरिक कर्ण में वो कंपन पहुंचता है तो वहां उपस्थित जो द्रव्य होते हैं वे भी कंपन करने लगते हैं, और द्रव्य में उत्पन्न कंपनों को तंत्रिका कोशिका संकेतों में परिवर्तित कर मस्तिष्क को भेज देता है। तो द्रव्य जब कांपता है तो वो तंत्रिका कोशिका क्या करता है, वहां उपस्थित वो जो मैसेज होता है वो ब्रेन तक भेज देता है, मस्तिष्क तक भेज देता है संकेत को, जो वहां उसको संकेत मिलता है।
मस्तिष्क इस संकेतों को ध्वनि के रूप में परिवर्तित कर देता है, जिससे हम सुन सकते हैं। फिर मस्तिष्क क्या करता है, वो जो संकेत भेजता है तंत्रिका कोशिका, उसको वो ध्वनि के रूप में बदल देता है और वो ध्वनि हम सुन पाते हैं। तो देखिए क्या कैसा प्रोसेस चलता है हमारे सुनने के लिए। तो देखिए यहाँ कान को दिखाया गया है, ये क्या है, बाहरी कान है, यहाँ एक नालिका जैसा है। तो आप अपने खुद के कान को देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर्दा जैसा दिख रहा है ना, तना हुआ, तो ये क्या है, ये है कर्णपटल। क्या है, कर्णपटल। और इसी में ध्वनि टकराती है और कंपन होती है, फिर वो जो आंतरिक कर्ण है वहां तक भेजती है, वहां जो द्रव्य है वो कंपित होता है, फिर वहां से मैसेज जाता है ब्रेन तक, और ब्रेन में क्या करता है, उसको ध्वनि में परिवर्तित कर देता है और हम उसको सुन पाते हैं। तो ये हो गया कान का सुनने का जो प्रक्रिया होता है उसको दिखाया गया है। ये है मानव कान। तो हमारे कान के लिए कुछ सावधानियां यहाँ दी गई, जैसे कानों में तीखी, कठोर एवं नुकीली वस्तु नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि ये कर्णपटल को क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए मना किया जाता है कान में कुछ भी डालने के लिए। तो कर्णपटल क्षतिग्रस्त होने से हम बहरे हो सकते हैं। बहरे मतलब सुन नहीं पाएंगे। तो हमारा जो कर्णपटल है वो सुनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यदि कर्णपटल को किसी तरह का नुकसान होता है तो हमारी जो सुनने की शक्ति है वो चली जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में हम कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति को पढ़ेंगे। तो इस पार्ट को आप पढ़िए और कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।